हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग 12 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट को करेंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हें थंबनेल पर दिख ही रहे होंगे। इन सब क्वेश्चनों को कवर करते हुए डिटेल में पूरी वीडियो को करेंगे। अगर तुम पहली बार आए हो चैनल पर भटकते हुए तो सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ते जाना, निकल जाना। अगर देखना हो तो कंप्लीट देख लेना। पहला क्वेश्चन आता है, पानीपत का पहली लड़ाई हारने वाले इब्राहिम लोदी को किसने हराया था। मतलब बेसिकली यही पूछा गया है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1526 में। किसके बीच में हुआ था? एक तो इब्राहिम लोदी था, जो लोदी वंश का संस्थापक, जो लोदी वंश का था, संस्थापक नहीं था। और दूसरा जो था मुगल वंश का संस्थापक, जिसने ये युद्ध जीता और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना करी थी, वो था कौन? बाबर। तो किसके बीच में हुआ था ये? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये युद्ध इसने क्यों जीता? मतलब तो इसने इसलिए जीता क्योंकि इसने जो है लेटेस्ट इक्विपमेंट का यूज़ किया था। मतलब बारूद का इस्तेमाल किया था, अग्नेस्त्र का, तोपों का, इन सब का जो है इसने प्रयोग किया था। एक तरफ तो कहाँ तलवारों से युद्ध हो रहा था, दूसरी तरफ से इधर से बारूद और तोपें वगैरह बरस रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है, जीतता कौन? बाबर। तो बाबर ये युद्ध जीत गया। इसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। ये देखो बाबर के हाथ में है ये पिस्तौल टाइप की। उधर की तरफ से देखो, इस इमेज में क्लियर दिखेगा। एक तरफ से तो ये फरसे वगैरह चल रहे हैं और तलवारें चल रही हैं, वहीं बाबर की आर्मी लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ कारतूस लेके खड़ी है। ये बाबर कारतूस ले रखा है। ये इनकी तोपें थी, इन तोपों पे से इन लोगों ने हमले किए थे। ऐसे ही पानीपत का सेकंड युद्ध होता है, जो कि फिर मुगलों से ही होता है। एक तरफ भारत के हिंदू नेता होते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हम हेमू के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी तरफ होता है निठल्ला अकबर, अंगूठा छाप। इन दोनों के बीच में होता है और आखिर में ये युद्ध कौन जीता है? अकबर जीतता है। किसके भरोसे? अकबर के सेनापति बैरम खान ने ये युद्ध इसको जितवा के दिया था। तीसरा आ जाता है पानीपत का युद्ध। ये होता है 1556 में। तीसरा आता है 1761 में। तीसरा युद्ध जो होता है ये मराठा और अफ़गानों के बीच में होता है, जिसमें मराठास हार जाते हैं। अफ़गानों का नेतृत्व करता है अहमद शाह अब्दाली और मराठास में सदाशिव राव रहते हैं। वो हार जाते हैं और यहाँ से मराठास का समापन हो जाता है। मराठास का डाउनफॉल और डिक्लाइन हो जाता है यहाँ पे। तो आई होप तुम्हें इतना समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, 5 नवंबर को कौन सा सिख त्यौहार मनाया जाता है? तो इस दिन जो है गुरु नानक जयंती जो है मनाई जाती है। सिख धर्म में लोग बड़ी धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं और इसे गुरु पर्व भी इससे कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत किस देश के नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 विभाजन के दौरान पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता से जुड़ा हुआ है। इस अनुच्छेद के मुताबिक 19 जुलाई 1949 से पहले भारत आने वाले लोगों में से पहले भारत आए लोग अपने माता पिता, दादा दादी या इनमें से कोई भी एक अगर भारत में पैदा हुआ होगा, माता पिता या दादा दादी में से, तो वो स्वयं जो है अपने आप उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। वो भारत का स्वयं नागरिक होगा। कौन सा देश जो है इनमें से भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, कौन सा देश से भारत, मतलब ये ऐसे आएगा, इसमें से कौन से देश से भारत जो है अपनी भूमि सीमा साझा नहीं करता? नेपाल, भूटान, म्यांमार या श्रीलंका? तो ऑब्वियस सी बात है श्रीलंका। ये इंडिया का नीचे की तरफ का मैप है और श्रीलंका यहाँ एक कोने में जरा सा पड़ा हुआ है। तो ये किसी से बाउंड्री थोड़ी शेयर कर रहा है, ये तो पूरा हर तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो कौन सा ऐसा देश है जो बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा? श्रीलंका। अब देखो भारत में जो है, भारत की 15,106.7 किलोमीटर की भूमि सीमा है और द्वीपीय सीमा मतलब आइलैंड की सीमा जो है 7,516.6 किलोमीटर की है। हम जो पड़ोसी देशों से जो अपनी सीमा साझा करते हैं, अब वो देख लो कितनी है। बांग्लादेश से हमारी जो है 4,096 पॉइंट, अगर तुम्हें नहीं दिख रहा होगा क्लियर, तो 4,096.7 किलोमीटर की दूरी तय करती है बॉर्डर। चाइना से हम लोग जो है 3,488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना से। इसके बाद आता है पाकिस्तान, 3,323 किलोमीटर का बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं।
नेपाल आता है 1751 किलोमीटर। इसके बाद आता है म्यांमार जो कि है 1663 किलोमीटर की दूरी कवर करते हैं हम इसके साथ, मतलब बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर आता है भूटान जो 699 है, और सबसे बाद में आता है अफ़गानिस्तान जो सबसे कम बाउंड्री शेयर करते हैं हम 106 किलोमीटर की। तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो हम लोग शेयर करते हैं किसके साथ करते हैं, बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम किसके साथ करते हैं, अफ़गानिस्तान के साथ। और टोटल हम कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं, 15,106.7 किलोमीटर की टोटल हमारी बाउंड्री हम लोग शेयर करते हैं अन्य देशों के साथ। हाँ, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323B किससे संबंधित है, तो ये जो है न्याय मामलों के लिए अधिकारों से संबंधित है। ऐसे 323A जो है ये प्रशासनिक अधिकारों से जो है ये संबंधित है। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है, और 1 से लेकर 10 दिसंबर तक 10 दिन का ये फेस्टिवल होता है। इसमें जो है इसे जो है हॉर्नबिल को त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। इस महोत्सव का आयोजन राज्य पर्यटन और कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार इसका समर्थन करती है। इसका उद्देश्य क्या है, विभिन्न जनजातियों के बीच आपसी मेलजोल बढ़ाना और नागालैंड की संस्कृति को विरासत को जो है वो बढ़ावा देना। नागालैंड सभी जनजाति जो है ये देखो ऐसा मनाया जाता है। ये है हॉर्नबिल फेस्टिवल तुम्हारा, ये मनाया जा रहा है यहाँ पे। अब देख लो यहाँ पे इसमें जो है रंगीन, जीवित और आनंदमय बनाने के लिए योगदान देती है। इस महोत्सव में प्रतिदिन होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं, जैसे संगीत महोत्सव होता है, फोटो फेस्ट होता है, फैशन शो होता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, नाइट कार्निवल होता है। और जो 23वां ये हॉर्नबिल महोत्सव था 2022 में, ये जो है नागा हेरिटेज विलेज किसामा में जो है ये आयोजित किया गया था। कहाँ पे, नागा हेरिटेज विलेज किसामा में ये जो है आयोजित किया गया था। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है। कब से कब तक मनाया जाता है, 1 से लेकर 10 दिसंबर तक। कहाँ होता है ये, नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, बहुत बार ये TCS जो है पूछता ही है इसको। पहले SSC में पूछता था, RRB में भी पूछा जाता था, पहले पिछले NTPC में भी पूछा गया था, जो 2021 में हुआ था उसमें भी आया था ये। 1856 का अधिनियम किस सुधार से संबंधित है, तो ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है पारित किया गया था सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। यह अधिनियम भारत में विधवाओं की स्थिति में सुधार के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार के हिसाब से ही किया गया था। इस अधिनियम का समर्थन सामाजिक सुधारकों जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था, जिन्होंने विधवाओं के अधिकार की वकालत करने के लिए अथक प्रयास किया था। और इस कानून को लागू होने ने भारत में लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में प्रगतिशील कदम का प्रतीक था। यह कानून जो है किसके समय में हुआ था, तो डलहौजी के समय में हुआ था, जब डलहौजी कार्यकाल में था, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल था। और यह अधिनियम जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन को बढ़ते प्रभाव और भारतीय समाज के भीतर सुधारवादी आंदोलन का यह परिणाम था। कौन है जिन्होंने जो है 4x100 मीटर रिले रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो रिले रेस वो देखी होगी ना, एक हाथ में पकड़ के डंडा सा भागते हैं, वो दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देते हैं, तीसरा चौथे को देता है, ऐसे करके। अगर रिले रेस नहीं देखी होगी तो तुमने डाक कावर देखी होगी, जैसे डाक कावर में एक दूसरे को देते जाते हैं ना कावर, वो तो वैसे ही इसमें रेस होती है। तो किसने जीती है ये गुरिंदर वीर है, अनिमेश है, मणिकांता और अमलान है। ये 4 लोगों ने जो है ये रिले रेस जीती है। इन्होंने 38.69 सेकंड में जो है ये रेस अपने नाम करी। ऐसे ही फीमेलों में जो हुई है ये 4x100 रिले रेस, इसमें श्रावरी नंदा, स्नेहा ने, अभिनया ने और नित्या गांधी ने, इन लोगों ने 44.12 सेकंड में इस रेस को जीत के स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा अनुच्छेद भारत के बाहर बसे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है, तो ये अनुच्छेद है तुम्हारा 8, जो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को जो है नागरिकता प्रदान करने का कार्य करता है।
1991 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन से मौद्रिक उपकरण लागू किए? तो इसे जो है दो श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। एक है मात्रात्मक उपकरण, दूसरे हैं गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक जो हैं इनका लक्ष्य था ऋण की लागत और मात्रा को नियंत्रण करना, और गुणात्मक जो था इनका लक्ष्य था ऋण के उपयोग और दिशा को नियंत्रण करना। स्वतंत्रता के समय भारत में कार्यशील जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई थी? तो 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की 70% से अधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों में संलग्न थी। भारत के पूर्वी तट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो भारत के पूर्वी तटीय मैदान जिसमें पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है, जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर गुजरता है। पूर्वी तट मैदान में गोदावरी, कावेरी, महानदी, कृष्णा नदी डेल्टा बनाती हैं। भारत के पूर्वी तट को जो है आगे 3 उपभागों में बांटा गया है, जिसके उत्कल तट, आंध्रा तट और कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का तुमको वो है QR कोड टेलीग्राम चैनल का। इसको अगर तुम स्कैन करते हो, अगर तुम इसको अपने गूगल लेंस पे स्कैन करते हो तो तुम्हें एक वहाँ पे लिंक जनरेट होगा। गूगल लेंस पे तुमको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक से तुम लोग जो है जाके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि तुम्हें इसकी PDF वगैरह अगर चाहिए होगी तो मिल जाएगी। वैसे कोई कमेंट वगैरह आते नहीं PDF के लिए। तुम बहुत कार्यशील बंदे हो कि ख़त्म कर लेते हो, खुद ही ऐसे ही पढ़ लेते हो, बढ़िया है। लेकिन अगर कोई होगा ऐसा आलसी भाई जिसको चाहिए होगी PDF, या जिसके पास टाइम नहीं होगा नोट्स वोट्स का, इसने पूरी वीडियो देखी होगी, तो वो टेलीग्राम पे से ले सकता है। और व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर टेक्स्ट मैसेज कर सकता है। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो ये था चार्टर्ड एक्ट 1833। 1833 का चार्टर एक्ट था, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से सभी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग के अधीन अधिक केंद्रीकृत कर दी गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत का पहले गवर्नर जनरल बने थे। अब अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी किन देशों के बीच में स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी जिसे गल्फ ऑफ मन्नार भी कहा जाता है, ये है, देखो ये है तुम्हारा गल्फ ऑफ मन्नार। क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार, जिसे मन्नार की खाड़ी भी कहा जाता है। तो किन 2 देशों के बीच में है? तो ये जो है पूर्वी भारत और पश्चिमी श्रीलंका के बीच में हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में जो है प्रवेश द्वार है उसका। यह उत्तर पूर्व में रामेश्वरम द्वीप, एडम्स राम, ब्रिज शोलो की एक श्रृंखला है और मन्नार द्वीप में घिरी हुई है। इसमें कई नदियां मिलती हैं, जिसमें कि भारत की ताम्रपर्णी, श्रीलंका की अरूवी शामिल है। ये खाड़ी मोती जो हाथ में पहना जाता है, गले में नेकलेस वगैरह और मोती की अंगूठी आती है, और शंख, उनके लिए इसे भंडार गृह माना जाता है। इसे मोती, यहाँ पे मोती बहुत मिलते हैं, मोती ता आएगा, और शंख, जो शंख बजाए जाते हैं ना, इसका यहाँ पे भंडार गृह इसको माना जाता है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 1982 में। वन्य जीव अधिनियम, ये कहाँ से आ गया? कंप्यूटर में कर्सर को इंगित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है माउस या टचपैड, या जो भी तुम्हारा स्क्रीन पे ऑप्शन रहा होगा वही आएगा। बेसिकली माउस ही रहा होगा। एक क्वेश्चन तुम्हारा आईफा से था, तो TCS चाहती है कि तुम बैठ के अब अवार्ड शो देखो, तो ख़त्म कर लो, एक बार देख लो, गूगल कर लेना। अब अवार्ड शो भी पूछ रही है तुमसे। आईफा वाईफा नेशनल अवार्ड तो ठीक था, ये आईफा पे पहुंच चुके हैं। आवेग, या जिसको इंग्लिश में इम्पल्स कहा जाता है, बाइक नहीं, बजा उसकी हीरो की, इम्पल्स वो वाली बाइक नहीं, ये आवेग है फिजिक्स में। आवेग से तात्पर्य है किसी बल के प्रभाव से जब उसे एक निश्चित सामान्य अंतराल पर लगाया जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि फुटबॉल की गेंद को किक मारने का उदाहरण लेते हैं। जैसे
आप गेंद को जितनी ज़ोर से और जितनी देर तक किक मारेंगे उतनी ही तेज वो चलेगी। इस प्रकार किसी बल का प्रभाव न केवल उसकी प्रबलता बल्कि उसके प्रभाव की अवधि को भी इसे निर्धारित करता है। अब ये एक वीडियो है, देखो जैसे ये किक मार रहा है, ये आया और इसने किक मारी और वीडियो भी किक मारने से पहले ही मेरी रुक गई। क्यों नहीं चली भाई, किक तो मारने देता उसे। हाँ देखो इसने किक मारी, कितनी ज़ोर से, उसके पैर की मसल्स देखी तुमने, किक पड़ी, उसमें इम्पल्स हुआ और वो बॉल उड़ गई। कौन सी योजना ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल प्रदान करती है? तो वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, DDU JKY। ग्रामीण विकास मंत्रालय की भारत सरकार की मांग आधारित प्लेसमेंट कौशल प्रशिक्षण पहल है, जिसका उद्देश्य 15 से 35 वर्ष के जो भी ग्रामीण के गरीब युवाओं हैं उन पर केंद्रित है। इसमें गरीब परिवार में आय की विविधता लाना और ग्रामीण युवाओं को उनके करियर की आकांक्षा को साकार करने में मदद करना है। इसको लॉन्च कब किया गया था? 25 सितंबर 2014 में। 2025 में भारत का मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन मानव विकास रिपोर्ट जो है उसका स्कोर क्या था? 2025 में 193 देशों में भारत 130वें नंबर पे था। और ये रिपोर्ट जो है क्या है, ये मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एज ऑफ स्मॉल, इस शीर्षक से जो है UNDP द्वारा ये जारी करी गई थी। कौन सी कंपनी निजी उपग्रह प्रशिक्षण से संबंधित है? तो वो है स्काई रूट एरोस्पेस, हैदराबाद की कंपनी है जो कि भारत की निजी एरोस्पेस कंपनी है। यह उपग्रह लॉन्च वाहन विकसित करती है। नवंबर 2022 में इसने विक्रम S नाम का एक भारत का निजी तौर पर विकसित रॉकेट जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। किस राज्य सरकार ने अपने ड्रोन संवर्धन और उपनीति 2025 के माध्यम से ड्रोन प्रौद्योगिकी को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है? तो वो दिया है किसने? मध्य प्रदेश की सरकार ने। कठपुतली नृत्य कहाँ पे मशहूर है, कहाँ पे है? तो वो राजस्थान में होता है। ये देखो ऐसे कठपुतली में होता है। ऐसे ही यहाँ पे जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जो डांस यहाँ पे दिखाया जाता है। एक तो हीर रांझा, लैला मजनू का डांस, लैला मजनू, हीर रांझा, हीर पारवाल, जो भी वो पीर पारवाल जो भी वो भी थे जो आशिक थे। अब हम तो आशिक है नहीं तो हमका याद नहीं है भैया। कठपुतली नृत्य को लोक नृत्य की शैली के रूप में माना जाता है जिसमें विभिन्न किरदार बनाकर नचाए जाते हैं। और कठपुतली कला का उल्लेखन प्राचीन ग्रंथों में भी किया गया है। विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन करती है और मनोरंजन का कार्य ये करती है। कंप्यूटर के किस विकल्प के अंतर्गत समय, दिनांक और पृष्ठभूमि को बदला जा सकता है? तो कंट्रोल पैनल होगा ऑप्शन में, या तो तुम्हारा सेटिंग्स होगा। भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता कब तक पूरा होगा? तो ये जुलाई 2025 में लंदन में जो है भारत और ब्रिटेन के बीच मुफ्त व्यापार समझौता FTA जो हुआ है, ट्रेड के लिए हुआ है, जो कि 2030 में यानी अगले 5 सालों में 120 अरब US$ को तक जो है बढ़ाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। इन ए कंप्यूटर वेयर डज द नोटिफिकेशन अपीयर? तो कंप्यूटर में जो नोटिफिकेशन आते हैं कहाँ आते हैं? मेन जो बेसिकली आते हैं वो बॉटम कॉर्नर पे आते हैं स्क्रीन पे, जो विंडोज़ वाले हैं, और जो बिल्कुल अमीर हैं मैकबुक वगैरह चलाते हैं तो उनके टॉप कॉर्नर पे आते हैं। पांड्य और चेरा की प्रशासनिक इकाई क्या है? तो इनकी जो प्रशासनिक संरचना कुछ इस प्रकार से है, देखो जैसे मूल इकाई के रूप में गांव, वंशानुगत राजतंत्र, राज्य की परिषद, प्रशासनिक प्रभाव, राजस्व व्यवस्था और सैन्य प्रशासन, ये इनकी जो है कुछ समानता है, निकाय हैं, इकाइयां हैं। वैज्ञानिक हैरोल्ड उर्ले को 1934 में रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज़ जो मिला था, किसके लिए मिला था? वो मिला था ड्यूटेरियम की खोज के लिए, जिससे जो है भारी हाइड्रोजन मतलब हैवी हाइड्रोजन भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैवी हाइड्रोजन भी इसको कहा जाता है। कीर्ति योजना कब शुरू हुई थी? तो अनुराग ठाकुर ने जो है कीर्ति योजना को शुरू किया है। ये जो है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है, खेलो इंडिया राइजिंग
टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम है। इसे 9 से 18 वर्ष के आयु के जो छात्र हैं उनके लिए किया गया है, ताकि वो आगे खेलो इंडिया मिशन के तहत एक अच्छे खिलाड़ी बन के उभर सके। IIA DARPG सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? तो ये 10 से 14 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसकी जो विषय था वो था अगली पीढ़ी को प्रशासनिक सुधार, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचाना। भविष्य में प्रशासनिक सुधार में नागरिक समाज की अधिक भागीदारी को जोर दिया जाना चाहिए और जनता से संबंधित सेवाएं, कार्य और शिकायतों का निपटारा। सतत विकास लक्ष्य के कितने लक्ष्य हैं? तो 2015 में जो है इसके जो ये सहस्त्रवादी विकास लक्ष्यों को निरस्त हो जाने से ये प्रतिपादित हुआ था। इसमें जो है 2015 से 30 तक चलेगा। 17 जो है लक्ष्य है और 169 इसके विशिष्ट लक्ष्य हैं। ये हैं टोटल इसके 17, देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे। पूरे विश्व में गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति, भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण, टिकाऊ कृषि, सभी आयु के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वस्थ जीवन, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता, लैंगिक समानता प्राप्त करना, साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। इतनी सशक्त हो गई हैं आजकल के लड़के अनसेफ हो गए। सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ, आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। सभी के लिए निरंतर समावेशी सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। देश के बीच और भीतर समानताओं को कम करना। सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानवीय बस्तियों का निर्माण। स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। जलवायु परिवर्तन, उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। स्थायी सतत विकास के लिए महासागर, समुद्र, समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग करना। सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थायी पारिस्थितिकीय प्रणाली, सुरक्षित जंगलों, भूमि संरक्षण, जैव विविधता को बढ़ावा देना। सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देना और सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे ऑथेंटिक थे 100%। तुम लोग इसको रीचेक कर सकते हो, या जिसने भी तुम्हारे भाई बंधु ने, दोस्त सखा ने एग्ज़ाम में अपीयर हुआ होगा वो बता देगा कि ये क्वेश्चंस तुम्हारे आए हैं या नहीं आए हैं। जिसने भी ये तुम्हारी 12 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में जो भी रहा होगा उससे पूछ लेना। ये क्वेश्चंस 100% ऑथेंटिक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम। थैंक यू सो मच अगर तुमने वीडियो फुल देखी है। अगर इसकी PDF चाहिए तो मैंने बता दिया है, वो मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से ले सकते हो, या कमेंट में व्हाट्सएप नंबर से भी तुम लोग कमेंट कर देना PDF, मैं व्हाट्सएप नंबर तुम्हें प्रोवाइड करा दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी को जय श्री राम।